राजवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। मोक्ष अपनी चेयर से उठकर गुस्से से चिल्लाते हुए अभय से कहता है, कौन हूं मैं जो तू मुझे मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत कर रहा है। मोक्ष ने ये बात इतनी जोर से कही कि उसके केबिन से बाहर तक आवाज चली गई, जिस वजह से बाहर का सारा स्टाफ भी डरकर मोक्ष के केबिन की तरफ देखते हुए आपस में खुसर फुसर करने लगा। अंदर अभय कंफ्यूजन होकर उसे ही देख रहा था। भले ही उसे पता था कि मोक्ष अधिकतर गुस्से में ही रहता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब उससे क्या गलती हो गई जो मोक्ष उस पर चिल्ला रहा है। मोक्ष फिर से गुस्से से कहता है, जहां पर तू खड़ा है ना, ये मेरी कंपनी है। मैंने इसे अपने बलबूते पर खड़ा किया है, इसलिए भूल मत कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और तू यहाँ पर काम करने वाला सिर्फ एक मुलाजिम। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक को नाम से बुलाने की? ये मेरा ऑफिस है और यहाँ तेरी जो औकात है उसे भूल मत। तेरा मालिक हूँ मैं और तू मेरा एम्प्लॉई, इसलिए बिना मेरी परमिशन के ना तो मेरे केबिन में आना और ना ही मेरे सामने बैठने की हिम्मत करना, समझे? मोक्ष की ये बात सुनकर अभय डरकर झट से कुर्सी से उठ जाता है और फिर अपना सर झुकाकर कहता है, सॉरी सर, मैं भूल गया था कि मेरी इस ऑफिस में क्या हैसियत है, इसलिए गलती हो गई, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर मोक्ष उस फाइल को उठाकर अभय के सामने फेंकते हुए गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें कल ही कह दिया था कि तुम इसे भरकर सबमिट कर देना, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में चाहिए। तो तुमने अब तक ये सबमिट क्यों नहीं किया? आखिर किस बात की सैलरी लेते हो तुम, जो एक टेंडर भी तुमसे नहीं भरा जाता? तुम ये जानते हो कि मुझे किसी भी काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर अब तक ये पूरा क्यों नहीं हुआ? तब अभय थोड़ा डरते हुए कहता है, वो सर, मैंने सोचा कि एक बार आप। जब तक अभय इतना कहता है कि मोक्ष गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इस कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन मैंने तुम्हें दे रखी है, शायद जिसके तुम लायक भी नहीं हो। लाखों की सैलरी किस बात की देता हूं मैं तुम्हें, जो तुम मेरे बिना एक टेंडर तक नहीं भर सकते? आखिर क्यों रखा है फिर मैंने तुम्हें इस कंपनी में, जब तुम ये काम ही नहीं कर सकते? या तो अपना काम ठीक से करो या फिर कहीं और जाकर अपने ही स्टैंडर्ड की जॉब ढूंढो, क्योंकि मेरी कंपनी में निकम्मे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अभय को मोक्ष की बात का बुरा भी लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता और बस गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को भींच लेता है और अपना सर झुका लेता है। फिर मोक्ष गुस्से से आगे कहता है, जितने पैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में लगाए हैं ना, उतने तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। अगर तुम्हारी वजह से मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरा वो नुकसान भर सको। बाजार में खुद को भी बेच दोगे, तब भी तुम्हारे उतने पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां भी निकम्मे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर अभय अपना सर झुकाए खड़ा था, लेकिन इस वक्त उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबाल मार रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो मोक्ष को एक जोरदार मुक्का मार दे। उसे अभी भी वहीं पर खड़ा देखकर मोक्ष फिर से गुस्से से कहता है, अब यहाँ पर खड़े क्या हो, जाओ और जाकर ये सबमिट करो, मुझे किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट चाहिए। मोक्ष के ऐसा कहने से अभय हल्का सा हाँ में सर हिलाकर गुस्से से केबिन से बाहर आ जाता है। तो इस वक्त सारे स्टाफ की नजरें उस पर ही थीं, जिस वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी और गुस्सा आ रहा था। तो अभय गुस्से से उन्हें कहता है, देख क्या रहे हो, जाओ जाकर अपना काम करो। अभय के गुस्से को देखकर सब डर के मारे काम पर लग जाते हैं। तो अभय गुस्से से एक नजर मोक्ष के केबिन की तरफ देखकर फिर अपने केबिन में चला जाता है और गुस्से से उस फाइल को अपने डेस्क में पटक कर कहता है, आखिर समझता क्या है ये खुद को, हर बार मुझे नीचा दिखाकर मेरी बेइज्जती करता रहता है। पहले भी इसने मेरी औकात के बारे में बोलकर मेरा प्रपोजल ठुकराया था, जिसकी वजह से मैंने गुस्से में इतना कहकर वो एकदम से चुप हो जाता है। फिर एक लंबी सांस भरकर आगे कहता है, लेकिन ये अभी मुझे ठीक से जानता नहीं है, इसलिए ये सब कहने की हिम्मत कर रहा है। जिस दिन ये मुझे अच्छी तरह से जान जाएगा, उस दिन मैं इसे अपनी औकात दिखा दूंगा, जो इस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगी। इसने मुझे अपने ऑफिस में रखा तो क्या एहसान किया? अरे एहसान तो मैंने किया इस पर।
जो इस जैसे बदतमीज और गुस्सेबाज इंसान को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए। उसके बाद इसे तो मैं अपना नौकर बनाकर इससे अपने जूते साफ कराऊंगा और अपने घर पर कुत्ते की जगह इसे बांध कर रखूंगा। फिर जितना मर्जी उतना भौंकता रहे। ये कहकर वो खुद को शांत करके एक टेढ़ी स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ मोक्ष सिंह राजवंशी के आदमी हर जगह गुस्से से किसी लड़के को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था, जिस वजह से वो गुस्से से तिलमिला रहे थे। तो उनमें से एक आदमी गुस्से से कहता है, हर जगह ढूंढ कर देख लिया हमने, लेकिन इस कमीने का तो कहीं भी नामो निशान तक नहीं मिला। आखिर ये गया तो गया कहाँ? इसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? तब तक दूसरा गुस्से से कहता है, बॉस के डर से किसी बिल में छुप गया होगा हरामजादा। लेकिन ये शायद हमारे बॉस को जानता नहीं है। अगर एक बार ये उनके हाथ लग गया तो कुत्ते की मौत मरेगा साला। आखिर शेर के जबड़े में हाथ डाला है साले ने। बॉस तो इसे जिंदा निगल कर डकार भी नहीं मारेंगे। फिर एक और आदमी गुस्से से कहता है, अब तुम सब ये सारी पंचायती बंद करो और उसे ढूंढो, वरना हम बॉस से क्या कहेंगे। तो तीसरा आदमी घबराते हुए कहता है, हाँ, अगर हमने इस लड़के को जल्द से जल्द नहीं ढूंढ निकाला तो बॉस हमें इस दुनिया से ही गायब कर देंगे। इसीलिए हमें किसी भी हाल में उस हरामजादे को ढूंढना होगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। शर्मा सदन, दिन का समय। दूसरी तरफ 4 कमरों का छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर, जिसके बाहर लताओं और बेलों की हरियाली फैली हुई थी, जो वहां एक प्राकृतिक और शांत वातावरण प्रदान कर रही थी। घर के बाहर एक आकर्षक फूलों का गार्डन था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जो घर की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। तभी एक कार उस घर के बाहर रुकी। उसमें से मीडियम हाइट का सांवला सा लड़का उतरता है और वो उस घर के दरवाजे पर जाकर दरवाजे की घंटी बजाता है। 2-3 बार बेल बजाने पर उस घर का दरवाजा खुला तो एक 21 साल की लड़की, जो इतनी खूबसूरत कि अप्सरा भी उसके सामने फीकी लगे। उसके लंबे सुनहरे बाल, दूध जैसा गोरा रंग, लंबी घनी पलकें, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, जिसकी हाइट 5 फीट 5 इंच के लगभग थी। जैसे ही इस लड़के की नजर सामने दरवाजे पर खड़ी लड़की पर गई तो उसकी खूबसूरती में ही खोकर उसने एक हल्की सी आह भरी, क्योंकि इस लड़की की खूबसूरती ही ऐसी थी कि ऋषि मुनियों को भी सम्मोहित कर दे। ये लड़की है इस कहानी की नायिका श्रीनिका शर्मा, जिसे प्यार से सब श्री बुलाते हैं। और ये लड़का श्रीनिका के बड़े भाई आदित्य का दोस्त, जो श्रीनिका का मंगेतर भी है, अर्जुन खंडेलवाल। ये जितना सीधा खुद को दिखाता है उतना है नहीं। जैसे ही श्रीनिका अर्जुन को दरवाजे पर देखती है तो उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। तो वो अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, अर्जुन जी, आप यहाँ? श्रीनिका की बात सुनकर अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है। इसीलिए फिर जल्दी से अपना गला साफ करके बहाने बनाते हुए कहता है, हाँ, वो मैं मार्केट आया था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। वो क्या है ना, जब से हम दोनों का रिश्ता पक्का हुआ है तब से हर वक्त तुमसे मिलने की एक तलब सी रहती है। मन करता है कि अभी तुम्हें उठाकर अपने घर ले जाऊं। ये कहते हुए अर्जुन श्री को अजीब तरह से देख रहा था। श्रीनिका को ना तो उसका ये सब कहना अच्छा लग रहा था और ना ही उसका ऐसे देखना। तब अर्जुन आगे कहता है, अब क्या दरवाजे पर ही खड़े रखने का इरादा है या अंदर भी बुलाओगी? अंदर आने की बात सुनकर श्रीनिका को थोड़ी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसके परिवार की गैर हाजिरी में उससे मिलने उसके घर आए। इसलिए वो उसे वहां से भेजना चाहती थी, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। श्रीनिका को कुछ ना कहता देखकर तब अर्जुन फिर से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे चुपचाप दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। तो श्रीनिका जल्दी से कहती है, नहीं, वो इस वक्त घर में कोई नहीं है, भैया भी नहीं है, वो सब मार्केट गए हैं। श्रीनिका को ना कहते सुनकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस वक्त घर में अकेली है ये जानकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अकेले में श्रीनिका से मिलना चाहता था।
इसीलिए वो कहता है, अरे तो क्या हुआ, वो लोग अगर घर पर नहीं हैं, अभी कहा ना मैंने कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, न कि तुम्हारे घर वालों से। और वैसे भी अच्छा ही है कि इस वक्त घर में कोई नहीं है, कम से कम मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त तो बिता पाऊंगा। अब तुम तो मेरे साथ डेट पर भी चलने के लिए तैयार नहीं होती हो, इसलिए तुमसे मिलने का बहाना बनाकर आना पड़ता है। खैर, अब ये सब छोड़ो, चलो अंदर, वहां बैठकर बातें करते हैं। ये कहकर अर्जुन जल्दी से अंदर घुस जाता है। अर्जुन के ऐसे अंदर आने से श्रीनिका को एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आस पड़ोस के लोग अर्जुन को इस वक्त वहां देखकर श्रीनिका को गलत ना समझे। इसलिए वो अर्जुन को अंदर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया, तो वो एक नजर यहाँ वहां देखकर वो भी अंदर आ गई। तब अर्जुन वहां सोफे पर बैठ जाता है और श्रीनिका उससे थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। उसे यूं दूर खड़ा देखकर तब अर्जुन कहता है, अरे तुम वहां पर क्यों खड़ी हो, आओ ना, मेरे पास आकर बैठ जाओ। उसके ऐसे कहने से श्रीनिका थोड़ा घबराते हुए कहती है, नहीं, वो आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ जाने लगी तो अर्जुन जल्दी से जाकर उसके सामने खड़ा होकर कहता है, श्रीनिका, मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए सिवा तुम्हारे। उसकी ये बात सुनकर श्रीनिका हैरानी से उसे देखने लगती है। उसके ऐसे देखने से अर्जुन को रियलाइज होता है कि उसने फ्लो में अभी क्या कह दिया। इसीलिए वो अपनी बात को बदलते हुए जल्दी से कहता है, I mean, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज कुछ देर के लिए मेरे साथ बैठ जाओ। ये कहकर अर्जुन श्रीनिका को सोफे पर बैठने का इशारा करता है, लेकिन इस वक्त श्रीनिका बिल्कुल भी अर्जुन से बात नहीं करना चाहती थी। आज तक उसने कभी भी उससे बात तक नहीं की थी, सिवा हाँ और ना के। इसलिए वो मन ही मन बस दुआ कर रही थी कि उसके घर वाले जल्दी से आ जाएं और उसका इस लड़के से पीछा छूटे। उसको अभी भी खड़ा देखकर तब अर्जुन फिर से कहता है, अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो, चलो ना। अर्जुन की जिद की वजह से तब श्रीनिका मजबूरी में एक सिंगल सोफे में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसके पास बैठे। लेकिन उसका यूं दूर बैठना अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि श्रीनिका उसके बिल्कुल करीब बैठे ताकि वो उसे छू सके। लेकिन वो ये भी जानता था कि श्रीनिका बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, इसलिए उससे दूर रहती है। फिर वो भी उसके बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। श्रीनिका को उसके वहां पर रहने से बहुत ही असहज महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसे थोड़ी घुटन सी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वहां पर बैठने पर मजबूर थी। तब अर्जुन कहता है, श्रीनिका, तुम इतना चुप चुप क्यों रहती हो? ना तो तुम मुझसे बात करती हो और ना ही मेरे फोन कॉल्स उठाती हो। अरे कुछ दिन बाद शादी होने वाली है हमारी, फिर भी तुम मुझसे दूर दूर रहती हो, आखिर क्यों? श्रीनिका को उसकी बातें सुनकर असहज सा महसूस हो रहा था। वो जल्दी से वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी, इसलिए अपना सर झुका लेती है। उसको ऐसे करते देखकर तब अर्जुन फिर से कहता है, जानती हो, मैं चाहता था कि शादी से पहले हम साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और मजे करें। वैसे भी आजकल ये सब लोग करते हैं, बल्कि इससे भी कई ज्यादा करते हैं, लेकिन तुम तो मुझसे बात तक नहीं करती, फिर साथ में समय बिताना तो बहुत दूर की बात है। श्रीनिका को अर्जुन की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि उसके कहने का मतलब क्या है। इसलिए वो असहज होकर बस अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। तभी अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होकर श्रीनिका के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके ऐसे करने से श्रीनिका एकदम घबरा जाती है, इसलिए जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाकर वहां से उठकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अर्जुन का इस तरह छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। श्रीनिका के ऐसे करने से अर्जुन को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करके फिर श्रीनिका से कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से उठ क्यों गई? क्या मेरा हाथ पकड़ना तुम्हें पसंद नहीं आया? अरे यार, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारा होने वाला पति हूँ, इसलिए तुम्हें छूने का मुझे पूरा हक है। अर्जुन के मुंह से पति और छूने जैसे शब्द सुनकर श्रीनिका को घबराहट होने लगी थी,
क्योंकि सच बात तो ये थी कि भले ही श्रीनिका ने मजबूरी में इस शादी के लिए हाँ तो करती थी, लेकिन वो दिल से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो हमेशा से ही उसे इग्नोर करती थी। कई बार उसने कोशिश की कि वो अपने भाई को बता सके कि वो अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो नहीं कह पाई, क्योंकि उससे शादी करना भी उसकी मजबूरी का एक हिस्सा था। वो अब सोचने लगी कि जिसके आस-पास रहने से वो इतनी असहज महसूस करती है, आखिर कैसे वो उसके साथ पूरी जिंदगी रह पाएगी, जो उसके दिल के कोने में दूर दूर तक भी नहीं है। फिर कैसे उसे खुद को छूने का हक दे पाएगी। जारी। आखिर क्या मजबूरी है श्रीनिका की अर्जुन से शादी करने की, और अभय का मकसद क्या है? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी।